नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में वनस्पति एवं वन संसाधनों की स्थिति पर चर्चा करेंगे, तो आप गौर से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम वनस्पति को समझते हैं। वनस्पति किसी भी क्षेत्र के लिए हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कहलाती है। और वनस्पति में किसी क्षेत्र में पेड़ पौधे, घासें और झाड़ियां सबको सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। यानी कि एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले सब प्रकार के पेड़ पौधों को हम वनस्पति के अंदर सम्मिलित करते हैं। जबकि हम अगर वन क्षेत्र की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया, वन के साथ हमेशा क्षेत्र शब्द लगता है, तो वो एक ऐसा विस्तृत भूभाग है जो पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ है। वो एरिया है। फॉरेस्ट हमेशा एरिया होता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अगर ये पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ तो वन क्षेत्र है। अगर कोई क्षेत्र है जो चारा, चारा या जो घासें होती है उनसे ढका हुआ होता है, तो उसको हम चारागाह कहते हैं। जबकि अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे तो घास, पेड़ पौधे और झाड़ियां तीनों सम्मिलित रूप से उसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब अगर हम राजस्थान में वनस्पति और वनों की स्थिति को देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा 2021 के इस वनस्पति के मैप को देखें तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि आप देख सकते हैं जहां जहां ज्यादा वनस्पति है, जैसे हिमालय की बात करें, इधर सेवन सिस्टर है, ये मध्यवर्ती भारत का पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, तो वो वेजिटेशन ज्यादा है। अगर हम राजस्थान में देखेंगे तो ये देखिए वेस्टर्न राजस्थान, जो कि थार का मरुस्थल है, लगभग खाली पड़ा हुआ हिस्सा है। कुछ थोड़ा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो अरावली के सहारे सहारे और ये पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। अगर इस मैप को हम थोड़ा जूम करके देखें तो भारतीय वन सर्वेक्षण के इस मैप से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जहां इस तरह का कलर है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि राजस्थान में ऑलमोस्ट नहीं है। मॉडरेट जो डेंस फॉरेस्ट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। अब यहाँ सिरोही में, माउंट आबू के आसपास देखिए, ये उदयपुर का जो अरावली वाला हिस्सा है, राजसमंद में भी जो अरावली वाला हिस्सा है, देन अरावली के पैरेलल पैरेलल नॉर्थ तक अगर हम चलें तो ये भी अरावली की पहाड़ियां, विशेष तौर पर अलवर और वो जो सरिस्का वाला हिस्सा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये प्रतापगढ़ और उदयपुर के बीच में वो दरियावाद और ये जो रीजन है जहाँ सीता माता अभ्यारण्य वगैरह है, और ये सारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है वेस्ट राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, तो ये कुछ फॉरेस्ट पेच आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों में आप देखें ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, और कहीं है भी तो ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब है, यहाँ झाड़ियां वगैरह दिखाई देती है। अदरवाइज वो थार का मरुस्थल है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन राजस्थान इस कोरस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में वनों का वितरण वर्षा के वितरण के अनुरूप है। यानी कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी राजस्थान में वर्षा का वितरण किस तरह का है, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ, यानी कि दक्षिणी पूर्व से जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, राजस्थान में वनों का वितरण, वर्षा का वितरण घटता जाता है, मतलब वर्षा कम होती जाती है। तो फॉरेस्ट में भी यही स्थिति है। राजस्थान में जैसे जैसे हम यहाँ से हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे उत्तर पश्चिम की ओर, तो वनस्पति भी उसी हिसाब से घट जाती है। बेसिकली वनस्पति जो है वो राजस्थान की जो वनस्पति है उस पर वर्षा का वितरण, बहुत वितरण का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा वही प्रभावित करती है उसको, वर्षा का वितरण और वनस्पति का वितरण वितरण इसीलिए एक जैसा है। यानी कि यहाँ से ये धीरे धीरे दोनों ही घटते जाएंगे। और किसी भी स्थान पर हम देखें तो वनस्पति जो होती है वो हमेशा तापमान और वर्षा का प्रतिनिधि होती है। मतलब जैसा तापमान और वर्षा होगी वनस्पति वैसी ही होगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ये दोनों जितने ज्यादा होंगे वनस्पति उतनी ही अच्छी होती है, सदाबहार होती है, हमेशा बनी रहती है। इनमें से कोई एक भी घट जाता है तो वेजिटेशन भी उसी हिसाब से कम हो जाता है। जैसे हम वेस्टर्न राजस्थान में देखें, तापमान तो बहुत है लेकिन बारिश उतनी नहीं होती, तो वेजिटेशन घट गई। देखिए इधर ये दोनों स्थिति ठीक ठाक है, वर्षा भी ठीक है, तापमान भी ठीक ठाक है, तो वेजिटेशन भी उसी हिसाब से हमें देखने को मिलता है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है। और विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर तो वनस्पति पर वर्षा का वितरण बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम राजस्थान का जो वन विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके जो 2021 के आंकड़े हैं फॉरेस्ट एरिया के, उस पर नजर डालें तो स्थिति ये है। यहाँ सारे जिलों का नाम लिखा हुआ है, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं उनके ब्लॉक कितने हैं और कितना हेक्टर एरिया फॉरेस्ट में है ये यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोटेक्टेड वाले जो एरिया है वो यहाँ है, अनक्लासिफाइड जो एरियाज है वो यहाँ पर है, और यहाँ टोटल एरिया दे रखा है। तो अगर हम राजस्थान में टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 32,86,000 स्क्वायर हेक्टर एरिया पर फॉरेस्ट है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अगर ये डेटा हम यहाँ से देखें तो ये है। अब इसमें से अगर हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो कि आरक्षित वन कहलाता है, तो 37.04% हिस्से पर आरक्षित वन है। आरक्षित वनों का मतलब यह है कि इनको किसी भी तरह से कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल बैन होता है इसके ऊपर। और ये जो फॉरेस्ट है वो ज्यादातर
जो नेशनल पार्क हैं, जो अभ्यारण्य हैं या संरक्षित जो क्षेत्र हैं, आरक्षित जो क्षेत्र हैं, उन्हीं में होते हैं। और राजस्थान में आरक्षित वनों के 919 ब्लॉक हैं टोटल मिलाकर के, और ये इतना हेक्टर इसका एरिया है टोटल मिलाकर अगर हम बात करें। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई रिजर्व फॉरेस्ट है ही नहीं, और उसमें से बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और गंगानगर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां कोई रिजर्व फॉरेस्ट नहीं, जीरो है। ये आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, वो बिल्कुल जीरो है। इसी तरह से अगर हम सेकंड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड कहते हैं इनको, संरक्षित कहते हैं। तो इसमें क्या लाइसेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि हमें पेड़ों की जरूरत भी तो पड़ती है। तो राजस्थान में इसका जो परसेंटेज है वो 56.48% है, और कुल ब्लॉक अगर हम देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा है, 3499 ब्लॉक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के हैं राजस्थान के अंदर। अनक्लासिफाइड, जो आरक्षित में भी नहीं आता, जो संरक्षित में भी नहीं आता, ऐसे वनों को अनक्लासिफाइड कहते हैं। 6.46% इसका परसेंट बनता है, और टोटल ब्लॉक जो है वो 2246 है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नजर डालेंगे तो राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 12.67% केवल एक ही जिले में है, वो उदयपुर है। यानी कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो उदयपुर जिले में है राजस्थान के अंदर। दूसरे नंबर पर इसमें बारां है, तीसरे में करौली, और चौथे नंबर पर इसमें चित्तौड़गढ़ है वन क्षेत्र के हिसाब से। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो चूरू जिला ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र सबसे कम है, 0.44%। हमने जलवायु वाले चैप्टर में बात की थी कि चूरू ऐसा जिला है जिसमें तापमान सबसे ज्यादा भी रहता है, सबसे कम भी रहता है। कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कारण ये भी है उसमें कि वेजिटेशन बहुत कम है वहां पे। तो जहां वेजिटेशन कम होती है वहां तापमान बढ़ता भी बहुत है, घटता भी बहुत है। तो चूरू इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, इनमें भी 1% से कम फॉरेस्ट ही पाया जाता है राजस्थान का। अब हम एक दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, भारत सरकार द्वारा जारी है। इसको हम कहते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। उसके डेटा भी अगर हम देखें तो भारत और राजस्थान को मैंने यहाँ कंपेयर किया है। रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर कितने हैं? 57.04%, राजस्थान में 37.05% है। जो राजस्थान की वन विभाग की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में पॉइंट के अंदर थोड़ा वेरिएशन है, माइनर वेरिएशन है, बाकी परसेंटेज सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। माइनर वेरिएशन है, वो भी पॉइंट्स में ज्यादा वेरिएशन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ 27.38% है, यहाँ 56.42% है। जबकि भारत में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 15.58% है, जबकि 6.52% है। अगर हम राजस्थान इसकी नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई है दो बार, 1952 में भी आई, 1988 में भी आई, उसमें ये कहा गया था कि किसी भी स्थान की जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये भारत में कितने हैं? 23.58%। राजस्थान में कितने हैं? 9.60%। होने कितने चाहिए? 33% होने चाहिए। तो उस हिसाब से तो भारत में भी कम है, राजस्थान में तो बहुत कम है, तो 10% से भी कम है। अगर राजस्थान के जो टोटल फॉरेस्ट है उसको हम भारत के फॉरेस्ट के साथ कंपेयर करें तो भारत के कुल वन क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा केवल 4.24% ही है। एरिया में हम लगभग 10.5% हिस्सा रखते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में यहाँ पर हम कम ही है, क्योंकि राजस्थान का जो 61% हिस्सा थार का डेजर्ट है उसमें वेजिटेशन बहुत ही कम है। अब अगर हम राजस्थान के कुछ कानून, कुछ संस्थाएं जो वनों पर काम करती है उस पर बात करेंगे तो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, राजस्थान वन अधिनियम कहते हैं, 1953 में आया था। राजस्थान फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है अलवर के अंदर, 1954 में स्थापित हुआ। राजस्थान फॉरेस्ट प्रोड्यूस या ट्रांसिट रूल्स है, 1957 में आए थे। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन राजस्थान रूल्स 1977 में आए थे। आपको ध्यान होगा 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार ने बनाया था। तो उसके उत्तर में मतलब वो राज्य सरकार को भी कुछ करना था, तो उसने ये इस तरह का एक कानून बनाया। मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के अंदर है, 1978-89 में 78-80 में स्थापित हुआ था। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, जयपुर के अंदर 1986 में स्थापित हुआ था। इस तरह से दिखाई देता है। राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी आई 2010 के अंदर। इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो 9% या 10% से कम है, इसको बढ़ाकर 20% तक लाया जाए। इस उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है। इसी के साथ 2021 के अंदर राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई है, जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लागू की गई है। इसके अलावा राजस्थान में दो वन अनुसंधान फार्म है, जिसमें से एक तो गोविंदपुरा जयपुर के अंदर है और एक बांकी उदयपुर के अंदर है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान भी है झालाना जयपुर के अंदर।
आपने एक संस्था का नाम जरूर सुना होगा, काजरी जिसका नाम है। अगर इस संस्था के डेवलपमेंट पर अगर हम जाएं तो ये जो संस्था है इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, जब इसका नाम था डेजर्ट अफॉरेस्टेशन स्टेशन, यानी कि मरु वनोन्मूलन केंद्र। 1952 में स्थापित हुआ था ये। 1957 में इसका नाम बदल कर दिया गया डेजर्ट अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन स्टेशन 1957 में। लेकिन ये जो काजरी नाम मिला है वो 1959 में मिला। तो काजरी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हम कह सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। हेडक्वार्टर इसका भारत लेवल का जोधपुर के अंदर ही है। 1959 में ये संस्था जो है वो काजरी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में काम करती है। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1929 की ये संस्था है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो उसके अंडर में काम करता है। काजरी जो है उसका हेडक्वार्टर तो जोधपुर में है, लेकिन इसके अलावा इसके 5 रीजनल सेंटर और हैं जिनको हम रीजनल ऑफिसेस कहते हैं, जिसमें से जोधपुर तो हेडक्वार्टर हो ही गया। राजस्थान में 3 और है, बीकानेर, जैसलमेर और पाली के अंदर। तो राजस्थान में टोटल 4 केंद्र हैं इसके। इसके अलावा एक भूज के अंदर है गुजरात में, क्योंकि ये भी डेजर्ट से मिलता जुलता ही मिला हुआ हिस्सा ही है। और एक है लद्दाख के अंदर लेह में, क्योंकि ये भी ठंडा मरुस्थल है। तो इस वजह से वहां भी एक स्थापित किया गया। तो भारत में टोटल 6 केंद्र हो गए इसके, जोधपुर सहित। और इसका जो उद्देश्य है वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट है, यानी कि मरुस्थलों के इकोसिस्टम का विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो इसकी है। इकोसिस्टम का मतलब वनस्पति का विकास हो गया, मिट्टी का विकास हो गया, जल संरक्षण भी हो गया, तमाम तरह की चीजें जो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए होती है वो सब इसके अंडर में आती है और ये काम करते हैं उसके ऊपर। इसी तरह की एक और संस्था है जिसको हम आफरी कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका भी मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। 1987 में स्थापित हुई थी। राजस्थान का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये काम करता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये देहरादून के अंदर है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और फिर 1987 में जोधपुर के अंदर ये एक आफरी बना दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य हम कहें वो ये है कि वनों का कंजर्वेशन तो है ही है, वन्य जीव जो है और बायोडायवर्सिटी जो है उसके विकास पर काम करना, उसको बनाए रखना। और ये राजस्थान में नहीं, राजस्थान, गुजरात, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, इन सारी जगहों पे, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उन सब में ये काम करते हैं। पूरे भारत के अंदर इनके 9 रीजनल इंस्टीट्यूट है, जिसमें से जोधपुर तो एक है ही है। इसके अलावा देहरादून, शिमला, हैदराबाद, कोयम्बटूर, रांची, बेंगलुरु, जोरहट और जबलपुर, इन सब जगहों पर है। 5 सेंटर भी हैं इनके, अगरतला, आइजॉल, इलाहाबाद, छिंदवाड़ा और विशाखापट्टनम। हालांकि राजस्थान में कोई सेंटर नहीं है, लेकिन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जरूर है जिसको हम आफरी कहते हैं। अब हम जो राजस्थान का वन विभाग है उसके हिसाब से राजस्थान में वनों की स्थिति को देखें तो पता चलता है कि राजस्थान में ज्यादातर जो वन है वो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में है। और उसमें से भी 50% जो राजस्थान के वन है वो इन 9-10 जिलों में है, जिसमें से अगर हम देखें उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, अलवर, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के 50% वन क्षेत्र को रखते हैं अपने अपने अंदर। और ये भी जो ज्यादातर हिस्सा है वो या तो वन्य जीव अभयारण्य होगा या नेशनल पार्क होगा या किसी तरह से संरक्षित क्षेत्र जिसको हम कहते हैं उसके अंदर है, ये ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया है। अब हम वन विभाग की माने तो राजस्थान के अंदर 4 तरह के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, इसको हम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। ये वन जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, बीकानेर, इन सब जिलों में पाए जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान की तरफ की बात हो रही है। और ये उनके वैज्ञानिक नाम है कुछ पेड़ों के। दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कहलाते हैं, और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसके अलावा भी जो रिवर के ड्राई बेड हैं उसमें जालोर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, इन सब जगहों पर भी पाए जाते हैं। और इनमें भी कुछ वैज्ञानिक नाम पेड़ों के यहाँ दिए हुए हैं। सेंट्रल इंडियन सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, या हम कह सकते हैं मध्यवर्ती भारत के उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन, ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। ज्यादातर जो पहाड़ी वन है, या हम उनको सदाबहार टाइप के भी कहते हैं। तो ऊंचाई वाले हिस्से पे 700-800 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई वाले हिस्से में, तो राजस्थान में सिर्फ एक ही जगह पर माउंट आबू। वैसे सेंट्रल इंडिया का मतलब ये गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, थोड़ा राजस्थान में भी इस क्षेत्र में इस तरह के वन ज्यादा मिलते हैं। लास्ट इसमें रखा है मिक्स्ड मिसलेनियस फॉरेस्ट, मिश्रित विविध वन हम कह सकते हैं इसको। ये दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं ज्यादातर, जिसमें चित्तौड़, कोटा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, झालावाड़, इस तरह के जिलों में जो वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इनके भी कुछ वैज्ञानिक नाम नीचे दिए हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन या ये चारों जो प्रकार है वो वन विभाग राजस्थान सरकार के हिसाब से है।
अगर हम भौगोलिक वर्गीकरण को देखेंगे तो भौगोलिक वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान के वनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। आप देख सकते हैं इमेज में इस तरह के वन होते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ये इस तरह के दिखाई देते हैं क्योंकि पतझड़ में इसके पत्ते गिर जाते हैं। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये माउंट आबू में ही मिलते हैं और सदा हरे भरे होते हैं। तो भौगोलिक हिसाब से अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह के 3 फॉरेस्ट जो है वो है। और उसमें से ये जो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, उसको फिर अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है। तो हम एक एक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय थॉर्नी फॉरेस्ट या जो कांटेदार वन है उनको हम क्या, इनके कई सारे नाम हैं, जैसे ट्रॉपिकल ड्राई यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल एरिड यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल जेरोफाइट फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय मरुद्भिद वन भी हम इसको कह सकते हैं। मरुद्भिद शब्द भी इसका, जेरोफाइट इसका मतलब रेतीले धरातल पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट। राजस्थान का जो कुल फॉरेस्ट एरिया है उसके लगभग 5% हिस्से पर ये हैं, और ये लगभग राजस्थान के 61% हिस्से पर फैले हुए हैं, यानी कि पूरा वेस्टर्न राजस्थान अरावली से लेकर पूरा वेस्ट की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये देखने को मिलते हैं। ये अरावली और ये पूरा रीजन इसमें आता है। 5% फॉरेस्ट ही है राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट है उसका। और वेस्टर्न राजस्थान में, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर तक होती है तो वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है, वहां इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। इसमें जो मुख्य पेड़ है उसमें से खेजड़ी, रोहिड़ा, कूमट, पिलू आदि आदि। कुछ झाड़ियां हैं जो बड़ी फेमस है, इसमें बेर, केर, आंख, थौर, लाना, अरना आदि। कुछ घासें भी यहाँ बड़ी पॉपुलर हैं, जिसमें सेवण, धामण, मुरड, गमोद, करड़, इस तरह की घासें भी यहाँ बहुत पॉपुलर रहती है। तो हम कुछ पेड़ और कुछ घासों को और डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि ये ऐसे पेड़ है, मरुद्भिद जो वन है, वो वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और हम जानते हैं कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, हाइट बहुत छोटी होती है, 6 मीटर 9 मीटर जैसे पेड़ होते हैं। इमेज में आप देख भी रहे हो, इनकी पत्तियां छोटी होती है, तने बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, नीचे से ही वो उसकी जो सारी डालियां हैं वो फैल जाती हैं। पत्तियां मोटी और छोटी छोटी होती है ताकि वो ज्यादा वाष्पीकरण ना, वाष्पोत्सर्जन ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो वनस्पति, इनकी जड़ें काफी गहरी होती है, शुष्कता को काफी लंबे समय तक सहन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल विशेषताएं हैं इसकी, जिसके बारे में हम सब परिचित भी हैं। अगर हम कुछ विशेष पेड़ जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे तो खेजड़ी का नाम सबसे पहले आता है, जिसका वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम हम कहें प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ये इस तरह का दिखाई देता है। ये हमारा राज्य वृक्ष है, 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ट्री ऑफ हेवन, कल्प वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। राजस्थान का गौरव वेजिटेशन सेक्टर में इसी पेड़ को कहा जाता है। दशहरे पर इसकी पूजा अर्चना करते हैं, और दशहरे पर जब वो रावण वगैरह जला के लाते हैं तो इसकी पत्तियों को कूट के घर लाने का भी है, मतलब वो प्रोस्पेरिटी का एक संकेत हम कह सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए इसकी, ये पेड़ जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें बहुत हेल्प करता है मिट्टी के कंजर्वेशन में। ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट पेड़ है ऐसा भी मानते हैं हम लोग। और संस्कृत भाषा में, वेदों वगैरह में जो इसका उल्लेख है वो शमी के नाम से है, तो संस्कृत में इसको शमी कहा गया है। कई सारे लोकल नाम हैं इसके, जिसमें झांटी राजस्थान में, या झांट भी कहते हैं, झांटी भी कहते हैं। गुजरात में इसको सुमरी कहा जाता है। पंजाब में इसको झांड कहते हैं, सिंध में इसको कंडी कहते हैं। गफ, ये हालांकि अरब देशों में कहा जाता है, वो अरबी नाम है उसका गफ। और भी कई सारे नाम अलग अलग जगहों पर इसके देखने को मिलते हैं जो लोकल नेम है। इसकी जो फली होती है उसको हम सांगरी कहते हैं, इस तरह की दिखाई देती है। केर सांगरी की जो सब्जी बनती है वो इसी में से ये केर सांगरी एक है। इसके जो फूल होते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं, इसको मिंजर कहा जाता है फूलों को इसके। चिपको आंदोलन इसी पेड़ के लिए हुआ था 1730 में। इमरती इमरती देवी के बारे में हम जो, या अमृता देवी का है उसके बारे में जो हम बात करते हैं, वो यही पेड़ है जिसके लिए ये सारा हुआ था। और वहीं पर खेजड़ली जो गांव है जोधपुर में, वहां शहीद दिवस के रूप में मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको हम दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला भी कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन खेजड़ी पेड़ को लेकर है। दूसरा है रोहिड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा कहते हैं इसको। स्टेट फ्लावर है ये भी 1983 से। इसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, लोकल नाम। ये फूलों से लदा होता है तो काफी अच्छा दिखाई देता है, इस तरह के फूल हैं। स्टेट फ्लावर से विशेष तौर पर ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा एक पेड़ है जिसका नाम है कुमट, इसको एकेशिया सेनेगल भी कहा जाता है। कुमट इस तरह का दिखाई देता है, ये इसकी फलियां हैं, इसमें से कुछ बीज निकलते हैं और एक सब्जी बनती है पंचकूटा, उसमें वो डाला भी जाता है। इसमें खेजड़ी भी, खेजड़ी ये जो उसकी फली है वो भी डाली जाती है, सांगरी भी, केर भी, काचरी जो आती है छोटी वो भी। तो ऐसे मिक्स करके एक सब्जी बनाते हैं पंचकूटा।
वेस्टर्न राजस्थान में बड़ी पॉपुलर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये घोंद है। गम अरेबिका या घोंद कहा जाता है, खाने में बहुत पौष्टिक है, अच्छा माना जाता है। तो इसकी बीकानेर में चौहटन के अंदर मंडी भी है इसकी घोंद की, कुमटिया कहते हैं लोकल लोग इसको, कुमट या कुमटिया का घोंद कहा जाता है, बहुत ही महंगा बिकता है ये। इसके अलावा एक और पीलू करके ट्री है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फल लगते हैं इसके ऊपर, तो ये भी वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम कुछ झाड़ियों की बात करेंगे तो झाड़ियों में यहाँ पर केर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बीज ये इस तरह से, केर सांगरी जो जो सब्जी बनती है वो केर यही है, इसी के फल होते हैं वो। इसके अलावा बेर जिसको हम जुजुबे कहते हैं, ये भी वेस्टर्न राजस्थान में झाड़ियों के रूप में बहुत मिलता है, कांटेदार। थौर जो पाए जाते हैं खेतों के चारों तरफ बाड़ भी लगाते हैं हम इनकी, वो भी यहाँ पर बहुत मिलते हैं। इसी तरह से ये आंक है जिसको हम आंकड़ा भी कहते हैं, तो ये कुछ झाड़ियां हैं जो बड़ी पॉपुलर है और वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है। एक्चुअली पेड़ कम होने की वजह से यहाँ झाड़ियों की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। कुछ घासें भी वेस्टर्न राजस्थान की बड़ी पॉपुलर है, जिसमें से सेवण घास, इसको तो सभी घासों का राजा कहा जाता है। ये इसका लिस्यूरिस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो घास है बहुत पौष्टिक घास मानी जाती है, विशेष तौर पर जैसलमेर में बहुत ज्यादा है, पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है इस घास को। इसके अलावा धामण कुछ एक घास है, अंजन एक घास है, करड़, ग्रामण जो एक घास है, भूरट भी है, मूरट है, मीनी है, लाप है, ऐसी बहुत सारी घासें यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मूलतः दिखाई देती है। दूसरा जो फॉरेस्ट है उसको हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन हम इसको कह सकते हैं। और राजस्थान के 90% से ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो इसी तरह के हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं या मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। और ये जो वन है वो कठोर लकड़ी वाले होते हैं, इसमें लकड़ी बहुत कठोर होती है, तो इसलिए इमारती लकड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट माना जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का पतझड़ी का मतलब है ये जो वन है वो एक ही प्रजाति का वन एक ही जगह पे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब ग्रुप होता है इनका पूरा। तो ऐसे में इनके जो पत्ते गिराने का समय आता है वो एक ही समय आता है, और वो हम मूलतः राजस्थान के उसमें देखें तो मार्च अप्रैल वाला जो है उस समय वो सारे पत्ते एक साथ गिर जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ी वन कहते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इसीलिए इनको पतझड़ी वन या पर्णपाती वन भी हम इनको कह सकते हैं राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में ये देखें, ये वाला पूरा जो रीजन है वो इसी तरह के वनों का है, पूरा रीजन। ठीक है, इधर था वो शुष्क कांटेदार वन और ये इधर पतझड़ी वन है ज्यादातर हिस्से पर, कुछ हिस्से को अगर छोड़ दें। अब इसमें इस तरह के जो वन है उनको फिर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें से हम एक एक करके थोड़ा उनकी डिटेल में स्टडी करें तो धौंक या धोकड़ा के वन हम कहें सबसे ज्यादा। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो धोकड़ा के ही पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है ये राजस्थान में। ऐसा ऐसा है, लगभग 58% पेड़ राजस्थान के इसी धोकड़े के ही पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, कृत्रिम कोयला बनाने के लिए भी उपयोगी है। और ये मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर वेस्टर्न राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान में हर जगह मिलता है, अरावली सहित पूरा ईस्टर्न राजस्थान, यानी कि ये पूरे रीजन में ये देखने को मिलता है धोकड़ा के वन जो। दूसरा है टिक फॉरेस्ट, इसको हम सागवान कहते हैं, सागवान फॉरेस्ट। ये मूलतः दक्षिणी राजस्थान में मिलता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन बांसवाड़ा में सागवान के वन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसके लगभग 7% हिस्से पर ये है। इनको मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। सागवान को आपने देखा उसकी पत्ती काफी बड़ी होती है, बहुत चौड़ी पत्ती वाले होती है। और इसमें तो कोई शक है नहीं कि दुनिया की सबसे अच्छी इमारती लकड़ी है, बेस्ट टिम्बर इसको कहलाता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है ये। इस वजह से विश्व में सबसे ज्यादा सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, राजस्थान में भी ये सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इस इन वनों के साथ में एक महुआ करके और पेड़ मिलता है, इसकी भी लकड़ी काफी अच्छी है, इमारती लकड़ी की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो शराब बनाने के काम आते हैं, महुआ के जो फूल होते हैं वो। इसी के साथ एक और पेड़ मिलता है तेंदू। और ये जो तेंदू पेड़ है इसकी जो पत्तियां हैं वो बीड़ियां बनाने में यूज में ली जाती है। ये जो पेड़ है वो भी दक्षिणी राजस्थान में सागवानों के साथ साथ ही मिलता है, जिसमें बांसवाड़ा प्रमुख जिला है। इसके अलावा ये हाड़ौती वाले जो जिले हैं, जिसमें झालावाड़ हो गया, बारां, बूंदी, इनमें भी ये देखने को मिलता है और दक्षिण राजस्थान में भी देखने को मिलता है। तो ये सागवान और तेंदू और महुआ ये लगभग साथ साथ मिलते हैं, एक साथ ही मिलते हैं। अगला जो वनस्पति है इसमें या तो हम कहें ढाक या पलाश या खाखरा भी इसको कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में हम बिल्टिया मोनास्पर्मा कहते हैं इसको। ये जो पत्ते गिरा देते हैं सारे, उसके बाद में इसके ऊपर होली के आसपास इस तरह के फूल आते हैं छोटे छोटे। इन फूलों की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा जंगल तो सूख गया है, और ये सुबह शाम जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो ऐसा लगता है दूर से कि पेड़ के ऊपर आग लग रही हो।
तो इस वजह से इसको कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला। इस फूल को कैसूला कहा जाता है और ये मूलतः दक्षिणी राजस्थान में ये पेड़ ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अरावली के सारे सारे देखने को मिलता है, और जो नदी की घाटियां हैं, तालाब है, उनके आसपास जो रीजन है उसमें ये मिलता है। अरावली के पूर्वी हिस्से में सब जगह है राजस्थान के अंदर, पर मूलतः दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ जो है। और इसके जो फूल है वो सबसे अच्छे हैं। लोग इसको होली में पानी में मिला के जो होली खेलते हैं, वो ट्रेडिशनली जो होली खेली जाती है, काफी लाभदायक भी होते हैं स्किन के लिए। इसका जो कलर है वो, इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे तीन तीन के ग्रुप में होती है। तो आपने देखा होगा जब ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कोई मौके वगैरह होते थे तो उसमें ये पत्ते सारे जोड़ के खाने के लिए प्लेटें बनाई जाती थी, और वो ट्रेडिशनल था। आजकल तो सारा शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये काफी अच्छा है। अगर गरम गरम खाना हम इस पे रख के खाते हैं तो इसका कुछ अंश हमारे शरीर में भी जाता है, तो वो काफी लाभदायक है। आजकल जो प्लास्टिक और पॉलीथीन आ रहा है वो तो सब पॉलिस्टर, वो सब पिघल के हमारे शरीर में जाता है तो वो तो कैंसर पैदा करता है। लेकिन ये सबसे अच्छा था, मतलब इकोलॉजिकल था, बायोडिग्रेडेबल चीजें जो थी। अगला जो फॉरेस्ट है वो बबूल है, एकेशिया कहते हैं जिसको हम। ये जालोर, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, बीकानेर, काफी जिलों में देखने को मिलता है। और राजस्थान में ऑलमोस्ट, वेस्टर्न राजस्थान में तो है ही है, ईस्टर्न राजस्थान में भी देखने को मिलता है, हर जगह ही देखने को मिलता है। सागवान के बाद ये सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है, बहुत कठोर लकड़ी है इसकी भी, तो ये भी इमारती लकड़ी के रूप में इसको देखा जाता है। इसी तरह से बेम्बू, या हम जिसको बांस कहते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा है। बेसिकली बांस को पेड़ नहीं मानते हैं हम लोग, ये घास है। ये अंदर से खोखली होती है, घास है हमेशा अंदर से खोखली होती है, तो इसको भी देखोगे ये अंदर से खोखला होता है। ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे लंबी घास मानी जाती है। 30-40 सालों में एक बार इसके ऊपर वो फ्लावर्स आते हैं और इसका बीजारोपण होता है। अदरवाइज ये घास की कैटेगरी है, ये पेड़ की कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये सवाल पूछा भी गया है। तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, बारां, कोटा, इनमें भी देखने को मिलते हैं और हर कहीं उगते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में तो नहीं है, ईस्टर्न राजस्थान में हर कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये बांस है उदयपुर में सबसे ज्यादा, और इसका जो डेली जीवन में हमारा यूज है वो तो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, बहुत ही उपयोगी घास है ये, दुनिया की और राजस्थान की भी। तो हम छोटी छोटी कई सारी चीजें इनसे बनाते हैं। इसके अलावा खैर एक और पेड़ है जो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, इन सब जिलों में देखने को मिलता है। इसका जो छाल होती है उससे कत्था बनता है। कभी पान के पत्ते पर आपने इस तरह से लपेटते हुए देखा होगा दुकानदार को, तो ये जो कत्था बनता है वो इसी पेड़ से बनता है। इसके अलावा इस कत्थे का उपयोग ये रंग और पेंट बनाने में, दवाइयां बनाने में भी होता है। कई सारे यूज इसके हैं कत्था के। लास्ट जो है वो मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसको मिश्रित पतझड़ी वन कहते हैं, और ये मेवाड़ और हाड़ौती वाला जो रीजन है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उसमें देखने को मिलता है। इसमें जो ऊपर हमने जितने भी लकड़ियों, जितने भी पेड़ों की बात की थी, वो सारे पाए जाते हैं सम्मिलित रूप से। इसको हम इसलिए मिक्स्ड डेसिडियस कहते हैं। इसमें आंवला आ गया, अर्जुन, सैमल एक पेड़ होता है, प्रहलाद कहते हैं इसको, क्योंकि होली में जलाया जाता है। आपने देखा होगा होली के अंदर विशेष तौर पर एक पेड़ बीच में लगाया जाता है, उसको सैमल कहते हैं। सालर एक पेड़ है, वो भी गोंद भी इसका मिलता है, और पैकिंग के डब्बे भी बनते हैं, वो लकड़ी थोड़ी हल्की होती है। सीताफल, आम, पीपल, नीम जानते हैं सारे, ये जो लोकल पेड़ है हमारे राजस्थान के अंदर वो देखने को मिलते हैं। और ये जो मिश्रित वन है वो ज्यादातर इस क्षेत्र में, यहाँ पर और यहाँ देखने को मिलते हैं, इस वाले रीजन हाड़ौती के अंदर। अगर इसमें से कुछ पेड़ जैसे आंवला की हम बात करें, इस तरह का दिखाई देता है। सैमल, ये जो मैं आपको अभी बता रहा था। बरगद के पेड़ भी इस तरफ बहुत मिलते हैं, बनियान ट्री जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तीसरा जो हमारा फॉरेस्ट है उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये केवल एक ही क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, आबू पर्वत, जिसमें 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं वहां पर ही केवल ये देखने को मिलता है सदाबहार वन। सदाबहार वनों का मतलब ये है कि इसमें बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि विविध प्रकार के पौधे एक ही जगह पर होते हैं। तो इनके पत्ते गिराने का जो समय है वो अलग अलग समय में आता है, कोई अभी गिरा रहा है, कोई थोड़ी देर बाद, कोई थोड़े दिनों बाद। तो एक साथ कभी भी पूरा जंगल पतझड़ी वनों की तरह सूखा नहीं दिखाई देता, तो इसमें हमेशा हरे भरे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। तो इनकी पत्तियां तो साल में एक बार पेड़ के ऊपर से गिरती ही है, लेकिन फिर भी सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि पूरा जंगल तो हरा भरा ही दिखाई देगा। इसमें आम है, बांस है, सागवान, शीरीष, जामुन, केवड़ा, गूलर, कचनार, करौंदा, शीशम और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस वाले पूरे रीजन के अंदर। तो ये पूरे राजस्थान के अंदर 3 टाइप के वन थे। वेस्टर्न राजस्थान में हमने देखा वहां पर ज्यादातर कांटेदार वनस्पति थी जिसको मरुद्भिद कहते हैं। अरावली और ईस्टर्न राजस्थान में ज्यादातर हिस्से पर पतझड़ी वन है,
और ये तीसरे माउंट आबू सिरोही में केवल सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो केवल एक छोटा सा हिस्सा ही है, 30-32 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा ही है वहां पर। तो ये राजस्थान में वनों संबंधी इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र किन जिलों में दर्ज किया गया? राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? वन अनुसंधान फार्म बांकी किस जिले में स्थित है? काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आफरी का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? रोहिड़ा को राज्य पुष्प किस वर्ष घोषित किया गया? राजस्थान में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।